इस वाले वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वाला वीडियो में मेरे से एक थोड़ा सा गलती हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 उसमें बोला गया था कि एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, उसको हम लोग ने KOH के साथ ट्रीट किया और हम लोग को एक प्रोडक्ट मिला। तो इसका रेट एक कुछ होगा। फिर जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन और एक्वस KOH का कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो उसका रेट में क्या चेंजेस होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका आंसर सही था पर एक्सप्लेनेशन गलत था, मेरे से थोड़ा गलती हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, जो हम लोग का SN1 रिएक्शन होता है, ये क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 प्रेफर करेगा ओवर SN2 रिएक्शन। तो इसलिए जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड रहता है वो पहले कार्बोकैटायन बनाता है। कार्बोकैटायन बना लिया, कार्बोकैटायन बनाने के बाद जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर क्या है OH माइनस दैट इज KOH, वो जाके अटैक करके हम लोगों को प्रोडक्ट देता है। तो अभी हम लोग का जो ये पहला वाला स्टेप होता है, ठीक है, ये है स्टेप 1 जो कि कार्बोकैटायन बना, यहां से यहां तक स्टेप 1। और फिर स्टेप 2 क्या है, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। तो हम लोग का ये जो स्टेप 1 होता है, ये स्टेप 1 है हम लोग का स्लो स्टेप, और इसको हम लोग बोलते हैं, जो एक रिएक्शन में अगर स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो जो स्लो स्टेप होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो अभी यहां पर देखो, जो हम लोग का रेट था उसमें क्या है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही, ये जो स्लो स्टेप है पहला वाला स्टेप, इसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही है। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट इक्वल्स टू dx/dt इक्वल्स टू k इंटू हम लोग का जो अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और इसका पावर क्या होगा 1। ठीक है, तो अभी यहां पर बोला है कि जो KOH है और जो अल्काइल हैलाइड है दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे। तो न्यू रेट क्या आएगा, K इंटू ट्वाइस इंटू अल्काइल हैलाइड। अभी कंसंट्रेशन डबल कर दिया, ठीक है, तो 2 को बाहर निकाल दिया, तो 2 को बाहर निकाल देने के बाद क्या बचा, 2 इंटू K इंटू अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन, दैट इज 2 इंटू ये जो क्या था मेरा पुराना रेट। तो जो मेरा न्यू रेट बना वो क्या है, ट्वाइस इंटू आवर ओल्ड रेट। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में ये जो रेट होता है, रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पर जो KOH है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में रेट हमेशा अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर हम लोग SN2 फॉलो करेंगे, SN2 रिएक्शन में रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड और हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये याद रखना, अगर SN1 हुआ सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर SN2 हुआ रेट अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये गलती हो गया था एक्सप्लेनेशन में, ऑल्दो आंसर सही था, तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा ठीक कर लेना। तो अभी चलो हम लोग इसमें आते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ये नीट 2017 में आया था। तो यहां पर दिया है मेटा ब्रोमो एनिसोल, इसको हम लोग NaNH2 के साथ ट्रीट किया तो क्या होता है। तो ये फेमस रिएक्शन है, ठीक है, यहां पर आता है बेंजाइन फॉर्मेशन। तो ये दिखाता हूं कैसे करके होता है।
ये जो NaNH2 है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये जो NH2 है ये एक प्रोटॉन ले लेता है यहां से और एमोनिया बन जाता है, ठीक है। ये जो NaNH2 होता है ये हमेशा हम लोग लिक्विड एमोनिया में लेते हैं। हम लोग का यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है हमेशा लिक्विड एमोनिया सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर NH2 एक प्रोटॉन कैप्चर करने के बाद फिर से एमोनिया ही बना देता है यहाँ पर। तो प्रोटॉन कैप्चर कर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक माइनस चार्ज। अभी ये माइनस चार्ज यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन का टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो गया। तो ये क्या करेगा, एक ब्रोमाइड आयन निकाल देगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का क्या बनता है, बेंजीन रिंग में ट्रिपल बॉन्ड, और इसी का नाम ही है बेंजाइन। ये बहुत ही फेमस इंटरमीडिएट है। तो अभी देखो ये बेंजाइन क्या होता है एक्चुअली, ये है हम लोगों का बेंजाइन। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग का बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग का प्योर पी ऑर्बिटल्स वैसा ही रहता है आपस में कंजुगेट करके, और ये जो एक्स्ट्रा मेरा जो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बना वो क्या होता है, ये वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। वो कंफ्यूज मत होना, वो प्योर पी ऑर्बिटल नहीं है, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अभी ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में एक नया बॉन्ड बनाता है जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक नया बॉन्ड बनाता है, और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है p ऑर्बिटल के साथ। तो इसी रीजन के वजह से जो sp2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में नहीं जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो बेंजाइन में होता है, जो एक्स्ट्रा हम लोगों का ये जो बॉन्ड बना वो क्या होता है, कंजुगेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेंजाइन में रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता है। तो हम लोग फिर देखेंगे कि क्या इफेक्ट काम करता है बेंजाइन में, ठीक है। तो यहां पर खत्म नहीं होता है ये वाला रिएक्शन। ये क्या है, बेंजाइन, ये बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है, हम लोगों का जो लिक्विड एमोनिया रहता है सॉल्वेंट, उसके साथ रिएक्ट करता है फिर। तो ऐसा करके है, तो जो एमोनिया है वो क्या कर सकता है, या तो ये पोजीशन में अटैक कर सकता है या फिर ये पोजीशन में अटैक कर सकता है। तो दो पोजीशन पॉसिबल है। तो चलो पहले ब्लैक वाला से दिखा देता हूं, ब्लैक वाला पाथवे से। तो अगर सेकंड वाला पोजीशन में अटैक किया, सपोज इसका नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर कार्बन नंबर 2 में अटैक करता है तब क्या होता है, ऐसा टाइप है, यहां पर अटैक करेगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है खुल के डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन नंबर 3 अभी नेगेटिव चार्ज ले लेगा। ये मेरा ब्लैक वाला पाथवे हो गया। अभी रेड वाला पाथवे में क्या होता है, कार्बन नंबर 2 में अगर अटैक करेगा, सॉरी कार्बन नंबर 3 में अगर अटैक करेगा तब जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे जाएगा, कार्बन नंबर 2 में जाएगा, ठीक है। तो अभी यहां पर देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां पे है, ये है मेरा sp2 ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये जो sp2 ऑर्बिटल में है तो ये परपेंडिकुलर है p ऑर्बिटल का। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है मेरा एनायन जो है वो क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये जो एनायन है ये कैसे करके स्टेबल होगा, कौन सा वाला एनायन स्टेबल होगा, कौन सा वाला पाथवे में जाएगा, ब्लैक वाला पाथवे या रेड वाला पाथवे। तो ये हम लोग कैसे करके देखेंगे,
इसमें अभी आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अभी देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट दिखाता है यहां पर। ठीक है, तो ये जो हम लोग को पता है OCH3 क्या करता है, इसका प्लस आर इफेक्ट होता है और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, हम इसका क्या होता है, OCH3 का प्लस आर इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू माइनस आई इफेक्ट। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, OCH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर ये प्लस आर इफेक्ट ही नहीं रहा तो क्या होगा, OCH3 का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। यहां पर बेंजीन में क्या हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट काम में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अभी देखो ये जो माइनस चार्ज है, जितना OCH3 ग्रुप के करीब होगा उतना ही ज्यादा जो एनायन है वो स्टेबल होगा। तो यहां पर देखो जो रेड वाला पाथवे में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, ऑक्सीजन के ज्यादा करीब है। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला पाथवे में है, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के दूर में है। तो इसलिए अगर मैं कंपेयर करूंगा, सपोज इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो मैं अगर कंपेयर करूंगा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 1 या 2? ऑब्वियसली मेरा 2 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इज मोर क्लोजर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर 1। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर 2 है ये मोर स्टेबल होगा और मेरा रेड वाला पाथवे फॉलो होगा। तो अभी यहां पर देखो क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन ले लेगा और NH2 का वैलेंसी सेटिस्फाई कर देगा। तो अल्टीमेटली मेरा क्या बना, तो अल्टीमेटली मेरा ये वाला बन गया, दैट इज मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तो ये वाला मेरा आंसर हो गया। तो अभी यहां पर देखो कौन सा आंसर में है, तो यहां पर है मेरा डी आंसर। ठीक है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। और ये रिएक्शन क्या है, एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन बोला है, तो ये है मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ब्रोमीन पहले था मेटा पोजीशन में, ब्रोमीन को किसने सब्स्टिट्यूट किया, NH2 ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ऑल्दो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एलिमिनेशन और एडिशन पाथवे में जाता है। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एलिमिनेशन प्लस एडिशन रिएक्शन पाथवे फॉलो करके यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और यहां पर एक दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन दिखाया गया है, साइन सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाला क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, तो यहां पर ये जो साइन सब्स्टिट्यूशन है ये वाला है कि अगर ठीक है, तो साइन सब्स्टिट्यूशन क्या है, साइन सब्स्टिट्यूशन में होता है कि मेरा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, जो जिसको सब्स्टिट्यूट करेगा, जो लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, तो वो कहां पे रहेगा, लिविंग ग्रुप का एडजेसेंट पोजीशन में रहेगा, एडजेसेंट वाला कार्बन में रहेगा। यहां पर रह सकता है, नहीं तो यहां पर रह सकता है। तो देखो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एडजेसेंट कार्बन कौन सा है, ये वाला एक कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, और ये दूसरा वाला एडजेसेंट कार्बन है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ये लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है और ये न्यूक्लियोफाइल जाके एडजेसेंट वाला पोजीशन में बैठ जाता है, इधर ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, तो दोनों पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन है, कोई भी एक पोजीशन में जाके बैठ जाता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो बेंजीन है, बेंजीन हमेशा साइन सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, लेकिन हम लोग का ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ वो है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
नॉर्मली बेंजीन साइन सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, लेकिन हम लोग का ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिला। तो ये इसके बाद यहाँ पर थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो बेंजाइन होता है। जो बेंजाइन है, यहाँ पर बेंजाइन हुआ है, तो बेंजाइन का जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, NH3। NH3 यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो मेटा और पैरा वाला हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिक्सचर मिलता है। अगर CF3 रहता है तब क्या आएगा, यहाँ पर ये जो पैरा वाला प्रोडक्ट है ये 60% में बनेगा और मेटा वाला प्रोडक्ट 40% में। क्यों ऐसा होगा, सिंपल सा फंडा है कि अगर NH3 पैरा पोजीशन में जाके अटैक किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा। तो ये क्या है, CF3 का ज्यादा करीब है। CF3 -I इफेक्ट शो करता है, तो इसलिए ये वाला जो पैरा पोजीशन में NH2 जाके बैठ जाएगा वो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, ये वाला तुम लोग खुद से सॉल्व करो, फिर देखो कि ये जो बेंजाइन वाला रिएक्शन है ये क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाला रिएक्शन में आ जाओ। ये वाला जेई में आया था, मेंस में। तो यहां पर बोला है हीटिंग ऑफ 2-chloro-1-phenyl ब्यूटेन। 2-chloro-1-phenyl ब्यूटेन, ठीक है। तो ये वाला हो गया 2-chloro-1-phenyl ब्यूटेन। ओ सॉरी, मेरे से गलती हो गया, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। हाँ, 2-chloro-1-phenyl ब्यूटेन, ये वाला है 2-chloro-1-phenyl ब्यूटेन। ये 1 2 3 4 2-chloro-1-phenyl ब्यूटेन। इसको हम लोग ने क्या किया, ETOK और ETOH दे दिया। तो यहां पर देखो ETOK मतलब पोटाशियम इथॉक्साइड, तो ETO माइनस में होगा, पोटेशियम प्लस में होगा। तो यहां पर क्या है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, इथेनॉल लिया है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो हम लोग को क्या मिलेगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एलिमिनेशन होगा। तो यहां पर क्या होगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, ETO ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा और क्लोराइड निकल जाएगा। तो हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट मिला, दैट इज 1-phenyl ब्यूटीन। अभी फिर इसमें क्या दिया गया है, रिएक्शन ऑफ X, ये जो हो गया ये वाला मेरा X है, X क्या बना मेरा 1-phenyl ब्यूटीन। इसमें हम लोग ने दिया मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अभी क्या रिएक्शन देगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन इसमें क्या होता है, तो ये रहता है कुछ ऐसा, मर्क्यूरी यहां पर जाके अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज इसमें अटैक करेगा मर्क्यूरी में, और इसका क्या होगा, वैलेंसी फुलफिल हो गया, तो इसलिए यहां पर चला जाएगा, ये मतलब एक्स्ट्रा वैलेंसी हो गया इसका, तो ये एसीटेट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये HgOAC और ये पॉजिटिव में रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। मर्क्यूरी का क्या है, वैलेंसी 2 है, लेकिन यहां पर कितना वैलेंसी हो रहा है, 3 वैलेंसी हो जा रहा है। अगर ये वाला सिचुएशन में देखूं, यहां पर 4 वैलेंसी हो जा रहा था, तो इसलिए एक एसीटेट आयन निकल गया। अभी यहां पर देखो 3 वैलेंसी हो जा रहा है, तो इसलिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। मर्क्यूरी का 2 वैलेंसी हो सकता है यहां पर, लेकिन यहां पर 3 वैलेंसी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर यहां पर क्या है, मर्क्यूरी के साथ हम लोग ने वाटर यूज किया था। तो अभी ये जो वाटर है ये कहां पे जाके अटैक करेगा, मेरा 2 पोजीशन हो रहा है, पहला पोजीशन है ये और दूसरा वाला पोजीशन है ये वाला। सो कार्बन नंबर 1 में भी अटैक कर सकता है, कार्बन नंबर 2 में भी अटैक कर सकता है। तो वाटर है, वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि इसका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये क्या है, इसका पास इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज है।
तो जो एक्चुअली नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो नेगेटिव हमेशा कहां पे जाके अटैक करता है, पॉजिटिव में जाके अटैक करेगा। तो यहां पर जो है मेरा अगर यहां पर क्या है, ये वाला पॉजिटिव सेंटर हो सकता है, नहीं तो ये, सॉरी, यहां पर ये दो पॉजिटिव सेंटर हो सकता है। तो यहां पर कौन सा वाला ज्यादा पॉजिटिव सेंटर स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो मैं चलो यहां पर क्या करता हूं, पहले ऐसा था मेरा मर्क्यूरी का, तो पहले मैं ये वाला बॉन्ड छोड़ देता हूं, काट देता हूं। तो ये वाला बॉन्ड अगर हटा दिया तो ये स्टेबलाइज कर दिया, मतलब ये वाला बॉन्ड मर्क्यूरी ने ले लिया, ठीक है। तो यहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और दूसरा वाला पाथवे क्या है, ये वाला है, मतलब ऐसा था, मर्क्यूरी ने अभी ये वाला बॉन्ड ऐसे करके ले लिया, तो अभी पॉजिटिव चार्ज कहां पे बनेगा, ये वाला पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो अभी यहां पर देखो कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है, बेंजाइल कार्बोकैटायन, और ये वाला नॉर्मली एक सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है। तो हम लोग को पता है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, तो हमेशा ये वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जब देखोगे कि ये मर्क्यूरिक एसीटेट है और फिर वाटर जाके अटैक करेगा, तो हमेशा देखना कि कौन सा वाला पोजीशन में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो ये जो वाटर अटैक करेगा, वाटर कहां पे अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में अटैक करेगा। तो यहां पर देख लेना पॉसिबिलिटी में कि कौन सा वाला मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो यहां पर नंबर 1 में जो कार्बन नंबर 1 में अगर अटैक करेगा तो वो वाला मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो यहां पर कार्बन नंबर 1 में अटैक करेगा और ये वाला मर्क्यूरी का जो वैलेंसी है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो मेरा यहां पर ऐसा मिलेगा, ये मेरा AgOAC और ये वाला हो जाएगा मेरा OH। फिर क्या बोला है कि सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट देने से क्या होगा, हाइड्रोजन आके AgOAC को रिप्लेस कर देगा, मतलब यहां पर क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डीमर्क्यूरेशन। तो यहां पर कौन सा वाला बना, आंसर है मेरा सी। तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट जाकर डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, यहां पर एक इंटरमीडिएट बनाता है। फिर वाटर कहां पे अटैक करेगा, जो कार्बन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, उसी कार्बन में जाके वाटर अटैक करेगा, ठीक है। फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट देने से क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा, मतलब यहां से मर्क्यूरी हट जाएगा और वहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को क्या मिला, हम लोग का आंसर मिला सी। फिर ये वाला रिएक्शन दिया गया है, यहां पर क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में NaCN दिया गया है। तो NaCN क्या है, ये जो साइनाइड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग बेस भी है एंड अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहां पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और साइनाइड दिया है, तो ऑब्वियसली ये क्या जाएगा, SN2 रिएक्शन जाएगा। तो यहां पर जो SN2 रिएक्शन जा रहा है, तो वो बोला गया है कि कौन सा वाला सॉल्वेंट में अच्छा जाएगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, DMF या वाटर में। तो SN2 रिएक्शन हमेशा फेवर करता है कौन सा वाला सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये हमेशा SN2 रिएक्शन में यूज होता है, मतलब SN2 रिएक्शन अगर तुमको करवाना है तो हमेशा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। पोलर मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट में पोलरिटी रहेगा। एप्रोटिक मतलब जो सॉल्वेंट H+ नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पर देखो
तो सारा जो है यहाँ पर सारा सॉल्वेंट्स पोलर है। अभी देखो कौन सा वाला एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, ETOH, ये ETO माइनस प्लस H प्लस देता है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट है ये। सिमिलरली मिथानॉल भी प्रोटिक सॉल्वेंट है, और वाटर भी जो है H2O वो क्या देता है, OH माइनस प्लस H प्लस, तो वाटर भी प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ऑप्शन मेरा क्या बचा, DMF, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये वाला मेरा क्या है, जो DMF है, DMF मेरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और DMF का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो यहां पर कैसा लिखना है, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो फॉर्मामाइड पहले बना लो, ये है फॉर्मामाइड, फिर फॉर्मामाइड का एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, और यहां पर क्या बोला है, NN डाइमिथाइल, मतलब ये नाइट्रोजन का जो दो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया NN प्राइम डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो यहां पर देखो ये वाला है पोलर भी है, और ये क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहां से तुम H प्लस नहीं निकाल सकोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, which of the following is likely to give a precipitate with AgNO3 solution। तो पहला वाला देखो ऑप्शन जो है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ये वाला अगर AgCl के साथ, सॉरी AgNO3 का साथ अगर रिएक्ट किया, हम लोगों को पता है सिल्वर हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर हैलोजेंस, तो ऐसा करके बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा करके ये खुल जाएगा। तो यहां पर क्या दे रहा है, एक ये वाला कार्बोकैटायन जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला कार्बोकैटायन क्या है, विनाइलिक कार्बोकैटायन। विनाइलिक कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, तो ये वाला नहीं जाएगा। फिर CCl4, अगर CCl4 दिया तो कार्बोकैटायन क्या जनरेट होगा, Cl3C+। तो यहां पर देखो कार्बोकैटायन के साथ 3 हैलोजन ग्रुप है, मतलब माइनस I इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो ये कार्बोकैटायन क्या होगा, वेरी अनस्टेबल। फिर आता है CHCl3, इसमें क्या होगा, Cl2CH, ये वाला कार्बोकैटायन जनरेट होगा, तो ये वाला भी अनस्टेबल होगा। फिर आता है मेरा क्या, ऑप्शन नंबर D, ऐसा करके जाएगा। AgCl क्या, सॉरी AgNO3 क्या करेगा, जो Ag है सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन क्या करेगा, क्लोराइड को ले लेगा। तो मेरा कार्बोकैटायन क्या फॉर्म हो रहा है, एक टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो अभी ये देखो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल, तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर D है, ये ऑप्शन नंबर D सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जाके रिएक्ट करेगा और सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, और टर्शियरी कार्बोकैटायन वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, द रिएक्शन विथ दिस PH CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr। तो अभी देखो HBr है, मतलब क्या हो गया, मार्कोव-निकोव रूल। तो मार्कोव-निकोव रूल में क्या बोला गया था कि जो अनसैचुरेटेड कार्बन एटम में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा, HBr का हाइड्रोजन एटम वही कार्बन में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये दो अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन काउंट दोनों के लिए सेम है। तो अभी मार्कोव-निकोव रूल कैसे करके यूटिलाइज करेंगे हम लोग, तो मार्कोव-निकोव रूल को ऐसे भी बोला जाता है कि ये जो रहता है हम लोग का अनसैचुरेशन, वो अनसैचुरेशन में पहले जाके प्रोटॉन लग जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रोटॉन लगने के बाद हम लोगों को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन दे देगा। तो यहां पर देखो दो पॉसिबिलिटी है। तो पहला वाला पॉसिबिलिटी में मैंने क्या किया, सपोज ये 1 है ये 2 है, तो पहले 1 में अटैक किया,
ठीक है, प्रोटॉन 1 में जाके लग गया तो जो 2 वाला पोजीशन है, सेकंड वाला पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और दूसरा वाला क्या है, 2 पोजीशन में जाके अटैक करेगा। अगर 2 पोजीशन में जाके अटैक करेगा तब क्या होगा, पहला वाला पोजीशन में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो अभी यहां पर देखो, ये जो H प्लस कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है, ये जो H प्लस एल्किन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोगों को 2 तरीके का कार्बोकैटायन दे रहा है, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। अभी यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 में ये क्या है, बेंजाइल कार्बोकैटायन, और स्ट्रक्चर नंबर 1 में एक सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है। तो हम लोग को पता है बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए जो ब्रोमीन रहेगा, ब्रोमीन एनायन, वो कहां पे जाके अटैक करेगा, ये जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है वो स्ट्रक्चर नंबर 2 का कार्बोकैटायन में जाके अटैक करेगा और हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। तो ये हो गया। अगर ये काउंट सेम रहता है तो इस तरीके से यूज कर लेना। मार्कोव-निकोव रूल ऐसा भी बोला जाता है कि जो एल्कीन होगा वो एल्कीन प्रोटॉन लेने के बाद सबसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो हम लोग का एल्कीन है, एल्कीन प्रोटॉन लेने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, फिर जो हम लोग का हैलोजन है वो हैलोजन जाके कार्बोकैटायन में रिएक्ट करके हम लोगों को फाइनल मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट देगा। तो ये मार्कोव-निकोव रूल ऐसे भी बोला जाता है। तो यहां पर हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर अभी यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहां पर बोला है 1 एंड 2, 1 का स्ट्रक्चर दे दिया, 2 का स्ट्रक्चर दे दिया। ऐसा टाइप स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं सॉहर्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये है सॉहर्स स्ट्रक्चर। तो अभी यहां पर बोला है ये जो 1 एंड 2 है ये क्या है, आइडेंटिकल है या पेयर ऑफ कन्फर्मर्स, a pair of geometrical isomers और a pair of optical isomers। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या आता है, ये जो है ये एक्चुअली 1 एंड 2 कन्फर्मर्स है, ठीक है, कन्फर्मर्स है ये 1 एंड 2। तो ये जो 1 है स्ट्रक्चर, ये क्या है, अगर तुम्हारा ऐसा करके है, एक है Y और दूसरा है उल्टा में Y, ठीक है, ये Y जो है इसको इन्वर्टेड पोजीशन में डाल दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड कन्फर्मर। और अगर Y सीधा सीधी रहता है ऐसा करके, दोनों Y पोजीशन में है, तो वो होता है इक्लिप्स कन्फर्मर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, अगर एक है सीधा Y और दूसरा है इन्वर्टेड Y, तो वो हो जाता है स्टैगर्ड, और अगर दोनों Y रहता है तो वो होता है इक्लिप्स कन्फर्मर। तो यहां पर ये है कन्फर्मर। कन्फर्मर मतलब डिफरेंट कन्फर्मेशंस लेगा एक पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड डिफरेंट कन्फर्मेशन में रहेगा बाय रोटेटिंग अबाउट ए CC सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो CC सिंगल बॉन्ड में रोटेशन करके डिफरेंट कन्फर्मर्स डिफरेंट कन्फर्मेशंस में रह सकता है। तो जो स्ट्रक्चर्स ऐसा करके रहते हैं तो उसको कन्फर्मर्स बोला जाता है। तो यहां पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है, इसको मैं अगर ऐसा करके रोटेट करूंगा, ठीक है, ऐसा करके रोटेट किया CC सिंगल बॉन्ड में, ये वाला मेरा CC सिंगल बॉन्ड हो गया, इसमें मैंने रोटेट किया ऐसे करके और CH3 को ये वाला पोजीशन दे दिया, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रोमीन होगा वो ये वाला पोजीशन में आ जाएगा और हाइड्रोजन है वो ये वाला पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CC सिंगल बॉन्ड में रोटेट करके मैं अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन ले सकता हूं एक ही मॉलिक्यूल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है। तो फिर आता है कि अगर दोनों Y पोजीशन में रहेगा वो हो जाता है इक्लिप्स, और अगर Y और दूसरा वाला इन्वर्टेड Y में रहता है तो वो हो जाता है स्टैगर्ड।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया था 2010। तो यहां पर देखो क्या है, ये सब क्या है, एरीन्स, ठीक है। तो हम लोग को पता है जो एरीन्स होता है वो एरीन्स में जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग्स के साथ जो हैलोजेंस रहता है उसका जो बॉन्ड होता है CX बॉन्ड वो बहुत ही स्टेबल होता है और इसको क्लीव करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। इसीलिए ये जो 3 और 4 रहेगा, ये 3 और 4 जो मतलब एल्काइल हैलाइड्स रहता है, एल्काइल हैलाइड्स का जो CX बॉन्ड रहता है, ठीक है, इसको क्लीव करना इज कंपैरेटिवली इजियर देन एराइल हैलाइड्स, ठीक है। जो एल्काइल हैलाइड्स का CX बॉन्ड रहता है उसको क्लीव करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड्स का CX बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा रीजन है। रीजन क्या होता है? अभी यहां पर जो X है हैलोजन एटम्स, हैलोजेंस का क्या होता है, प्लस R इफेक्ट भी होता है और माइनस I इफेक्ट भी होता है। लेकिन हैलोजेंस का क्या होता है, जो माइनस I इफेक्ट होता है वो प्लस R इफेक्ट से ज्यादा होता है। मतलब इन लोग का जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैरेक्टर इन लोगों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर से ज्यादा होता है। तो इसलिए जो हैलोजेंस होता है वो हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन गिरता है। तो अभी यहां पर देखो ये हैलोजन है, ये क्या करेगा, जो बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा बाय माइनस I इफेक्ट, और दूसरी तरफ से क्या करता है, प्लस R इफेक्ट से डोनेट करता है, ठीक है। तो ये दोनों अगर तुम देखोगे तो ये दोनों क्या करता है, ये जो CX सिंगल बॉन्ड होता है, ये CX सिंगल बॉन्ड को इसमें हल्का सा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे देता है। कैसे करके, तुम अगर इलेक्ट्रॉन्स टानोगे तो ये जो CX बॉन्ड है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और ऊपर से क्या कर रहा है, X फिर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है तो और स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। तो इसलिए ये जो CX बॉन्ड रहता है वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रहता है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में नहीं रहता है। तो ये जो CX बॉन्ड होता है वो पार्शियली डबल बॉन्ड में रहता है। तो और जो एल्काइल हैलाइड्स होता है वो एल्काइल हैलाइड्स में जो CX बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो इसीलिए एल्काइल हैलाइड्स का जो CX बॉन्ड है उसको क्लीव करना ज्यादा इजियर होता है एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड्स। तो अभी क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है, तो हम लोग को पता है कि 3 और 4 का जो क्लीवेज होगा, ठीक है, वो क्लीवेज इजियर होगा एज कंपेयर टू 1 एंड 2। तो पहले देखो ये क्या है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, मतलब क्या देगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। और ये वाला जो सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो क्या देगा, सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। तो हम लोग को पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसलिए 3 will undergo nucleophilic reaction more than 4. 3 will undergo nucleophilic substitution reaction with more ease as compared to 4, ठीक है। अभी फिर 1 एंड 2 में आ जाओ, 1 एंड 2 में कौन सा ज्यादा इजी रहेगा क्लीव करना। तो 1 में देखो नॉर्मल CX बॉन्ड है और 2 में क्या है, दो जगह NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। अभी यहां पर क्या होता है कि जो NO2 ग्रुप है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है NO2 ग्रुप। तो वो क्या करेगा, जो हैलोजन एटम माइनस I इफेक्ट से
बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा था, अभी ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मतलब ये जो NO2, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैरेक्टर होगा हैलोजेंस ग्रुप का, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग ये है। हैलोजेंस क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और NO2 ग्रुप क्या करेगा, हैलोजेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब ये हैलोजन को इलेक्ट्रॉन लेने ही नहीं देगा। तो इसीलिए यही रीजन की वजह से ये जो CX का पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है एराइल में, तो वो वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा इन स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। तो इसीलिए ये जो CX बॉन्ड होगा वो इजीली क्लीव हो जाएगा इन स्ट्रक्चर नंबर 2 एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 1। तो मेरा जो ट्रेंड होगा अभी का, तो ये क्या होगा, 3 फॉलोड बाय 4 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 1, ठीक है। तो 1 में कोई भी ग्रुप नहीं है, तो हैलोजन आराम से खींचेगा और ऊपर से देगा भी। तो इसलिए ये जो CX बॉन्ड रहेगा वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रहेगा। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या है, दो NO2 ग्रुप के वजह से, दो नाइट्रो ग्रुप के वजह से क्या होता है, ये जो CX बॉन्ड का पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वो घट जाता है। कैसे करके घट जाता है, मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होने नहीं देगा और हैलोजन उसको खींचेगा। जैसे टग ऑफ वार रहता है कि दोनों, यहाँ पर एक रोप है, यहाँ पर एक पार्टी है, यहाँ पर दूसरा पार्टी है, तो दोनों आपस में खींचते रहता है ऐसे करके टग ऑफ वार में। तो ऐसे करके अगर दोनों इक्वल ही रहता है, इक्वल स्ट्रेंथ होता है दोनों का, तो ये कुछ नहीं होता है। जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होने नहीं देगा और हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो ये दोनों फैक्टर अपोज करेगा। अपोज करने की वजह से ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इन स्ट्रक्चर नंबर 2 वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्लीव करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहां पर मेरा ट्रेंड क्या है, 3 4 2 1। तो मेरा ऑप्शन है 7A। तो 7A मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो एरेनियम आयंस होता है, ठीक है, एरेनियम आयंस मतलब बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज, तो ये जनरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि CX का पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। तो इसलिए ये ट्रेंड मेरा फॉलो होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। फिर अभी यहां पर आओ क्वेश्चन नंबर 8 में, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कौन सा रिप्रेजेंट करेगा SN1 रिएक्शन के लिए। तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला है कि पहले क्या बनता है, स्लो स्टेप में SN1 में कार्बोकैटायन बनेगा, ये स्लो स्टेप होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होगा और ये वाला क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो अभी अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में देखूंगा, यहां पर प्रोग्रेशन होता है रिएक्शन का और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो यहां पर मेरा सबस्ट्रेट होगा ये एल्काइल हैलाइड, फिर ये जो इंटरमीडिएट होता है R3C प्लस, ये इंटरमीडिएट क्या होता है, ज्यादा एनर्जी रहता है। जो इंटरमीडिएट होता है, जो कार्बोकैटायन है, वो क्या होता है, अनस्टेबल रहता है एज कंपेयर टू मेरा सबस्ट्रेट। तो इसलिए जो इंटरमीडिएट का एनर्जी होगा वो सबस्ट्रेट के एनर्जी का कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो ये हो गया मेरा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो मेरा एनर्जी उसका सबसे कम होता है, R3CNU, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो ये मेरा सबस्ट्रेट, ये मेरा इंटरमीडिएट, ये मेरा प्रोडक्ट। तो फिर जब हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या होता है, ये R3CX को पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए एक सर्टेन एनर्जी गेन करने के बाद, जो कि है हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी, फिर क्या करता है वो प्रोडक्ट दे देता है। तो ये वाला हो गया मेरा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टेप 1, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज द स्लो स्टेप के लिए। तो हमेशा याद रखना
कि जो स्लो स्टेप होता है, ठीक है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है एक्चुअली, तो रेट डिटरमाइनिंग का जो एक्टिवेशन एनर्जी रहता है वो सबसे हाईएस्ट रहता है। ठीक है, जितना भी यहाँ पर स्टेप्स होगा, सपोज यहाँ पर है ए टू बी गया एक, ठीक है, ये पहला वाला स्टेप, बी टू सी गया सेकंड वाला स्टेप, सी टू डी गया थर्ड वाला स्टेप, और यहाँ पर बी टू सी है मेरा स्लो स्टेप। तो हमेशा याद रखना ये जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टेप नंबर 2 विल बी द हाईएस्ट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, स्लो स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो यहां पर मेरा इंटरमीडिएट बन गया, फिर इंटरमीडिएट से नेक्स्ट रिएक्शन जाके मेरा फाइनल प्रोडक्ट दिया यहां पर। ठीक है, ये टच करना चाहिए नीचे, ऐसे करके जाके ये वाला फाइनल प्रोडक्ट दिया। तो यहां पर देखो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये वाला है। ठीक है, ये पहला वाला स्टेप का, और सेकंड वाला स्टेप का क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है मेरा EA2 जो कि ये वाला है। पहला वाला स्टेप कौन सा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ये है मेरा पहला वाला स्टेप, और सेकंड वाला स्टेप क्या है, जब न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक किया। तो यहां पर देखो पहला वाला स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो स्लो स्टेप है एज कंपेयर टू EA2। तो ये हो गया मेरा SN1 का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो अभी यहां पर देखो कौन सा वाला आता है इसके साथ, तो मेरा आता है ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर तुम SN2 रिएक्शन देखोगे, SN2 में क्या होता है, हम लोग का स्टार्टिंग मटेरियल रहता है और डायरेक्ट हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट दे देता है, उसका सिर्फ एक ही स्टेप होता है। तो इसलिए हम लोगों का ये जो हम्प होगा, ये हम्प भी हम लोग का एक ही मिलेगा, जितना स्टेप रहेगा उतना ऐसा हम्प्स मिलेगा। यहाँ पर SN1 में 2 स्टेप होता है इसलिए 2 हम्प्स रहता है, SN2 में 1 स्टेप होता है इसलिए यहाँ पर एक ही हम्प रहेगा। और ये वाला जो होगा, ये वाला क्या है, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी है, जो कि ऐसा रहता है, सपोज CH3 से ऐसा करके रहता है, जहां पे ये ट्रांजिशन स्टेप रहता है SN2 के लिए, जहां पे न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड आयन, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, हैलाइड आयन छोड़ रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेप है, और ये ट्रांजिशन स्टेप का एनर्जी ये वाला रहता है। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल का रहता है और ये वाला मेरा प्रोडक्ट का रहता है, ये फॉर SN2 रिएक्शन, और ये वाला हो गया मेरा और SN1 रिएक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ये वाला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये 2019 मेंस में आया है। तो ये वाला मैं ऐसे करके लिख लेता हूं, CH2 CH3 Cl CH3 COO CH2 CH3। तो अभी यहां पर देखो ये क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और साथ में क्या दिया है, NaOET, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑब्वियस सा बात है यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज्ड है। ठीक है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस देने से क्या होगा, यहां पर एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन के लिए क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन में एडजेसेंट कार्बन में हाइड्रोजन चाहिए, तो यहां पर है, तो यहां पर देखो, यहां पर जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेगा, छोड़ देगा, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, अभी CH2 CH3, ये वाला यहां पर CH3, ये COO CH2 CH3 और क्लोराइड आयन। तो अभी ये कार्बोकैटायन को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये वाला जो है कार्बन, इसमें हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन क्या करेगा, ऐसा करके जाके ये कार्बन का जो, ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन को सेटिस्फाई कर सकता है, नहीं तो ये वाला कार्बन भी अपना प्रोटॉन छोड़ के ये कार्बोकैटायन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो अभी कौन सा वाला देगा, तो यहां पर देखो 2 प्रोडक्ट मिल सकता है मुझे, कौन सा, एक है मेरा ये वाला प्रोडक्ट, और दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा,
ये वाला प्रोडक्ट। तो यहां पर कौन सा वाला रूल फिर आता है? अब यहां पर दो मिल सकता है, ये पहला वाला स्ट्रक्चर, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर। तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा? तो यहां पर फिर आता है ये वाला रूल, सेट-ज़ेप रूल। सेट-ज़ेप रूल में क्या बोला जाता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर देखो, ये जो एल्किन है, ये वाला एल्किन में कितना सब्स्टिट्यूशन है? ये वाला एल्किन में ये हो गया एक सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया दो सब्स्टिट्यूशन। तो 1 में सिर्फ दो सब्स्टिट्यूशन है। और ये वाला एल्किन में कितना सब्स्टिट्यूशन है? यहां पर हो गया ये पहला वाला सब्स्टिट्यूशन, ये दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन, और ये कार्बन का ये CH3 तीसरा वाला सब्स्टिट्यूशन। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 में 3 सब्स्टिट्यूशन है, स्ट्रक्चर नंबर 1 में 2 सब्स्टिट्यूशन है। तो सेट-ज़ेप रूल के हिसाब से हम लोगों का ये स्ट्रक्चर नंबर 2 प्रीडोमिनेंटली फॉर्म करेगा, मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2 हम लोग का मेजर वाला स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 कहां पे है? तो यहां पर स्ट्रक्चर नंबर 2 है ये बी वाला, ठीक है। तो यहां पर सेट-ज़ेप रूल अप्लाई होगा, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन देता है हम लोगों को, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन क्या होता है एक्चुअली? ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट देता है। तो इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, जो कि सेट-ज़ेप रूल बोलता है। फिर ये वाला क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर बोला है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पर क्या है? विसिनल हैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। CH3 CH2 CH Br, ये है विसिनल डाइहैलाइड। इसमें क्या दिया है? अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH देने से क्या होता है? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को। तो CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड मिल गया हम लोगों को अभी ये वाला। फिर यहां पर क्या बोला है? NaNH2 इन लिक्विड एमोनिया। तो देखो यहां पर वही वाला रिएजेंट दे दिया है जो कि बेंजाइन फॉर्मेशन में यूज हुआ था। ये NaNH2 इन लिक्विड एमोनिया क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी क्या करेगा? ये हम लोगों का एलिमिनेटेड प्रोडक्ट देगा। कैसे करके देगा? ये CH3 CH2 C, यहां से जो है NaNH2 क्या करेगा? प्रोटॉन ले लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, Br भाग जाएगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH ये बन जाता है। लेकिन NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यहां पर इसको नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? फर्दर ये प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये क्या करेगा? सॉल्ट बना देगा, Na+, ऐसा करके ये सॉल्ट बना देगा। ये जो NH2 होता है, ये NH2 क्या करेगा? हाइड्रोजन ले लेगा, C- बना देगा यहाँ पर, तो ये C- Na+। लेकिन हम लोग का क्या होता है फिर? सॉल्वेंट है लिक्विड एमोनिया, तो लिक्विड एमोनिया से ये जो माइनस चार्ज होता है वो प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। प्रोटॉन लेने के बाद फिर से NaNH2 जनरेट कर देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये होता है, फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। मैंने जस्ट दिखाया कि एक्चुअली क्या होता है। ये जो NaNH2 है इसमें नहीं छोड़ता है, सोडियम सॉल्ट बना देता है, फिर सोडियम सॉल्ट फाइनली ऐसे करके ले लेता है। तो इसलिए मैंने तुम लोगों को ये थोड़ा इलैबोरेटली दिखा दिया कि एक्चुअली क्या बनता है, कैसे करके जाता है। तो हम लोगों को ये अल्काइन मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर ये जो यूज होता है हम लोगों का अल्कोहलिक KOH और NaNH2 इन लिक्विड एमोनिया, ये दोनों किस में यूज होता है?
ये दोनों डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में यूज होता है और ये दोनों डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रिएजेंट्स है। और इन दोनों में से ये जो NaNH2 इन लिक्विड एमोनिया है ये स्ट्रॉन्गर है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहलिक KOH, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गर इन एक्शन देन अल्कोहलिक KOH। फिर यहां पर आ जाओ, ये 11 नंबर वाला 2019 मेंस में आया था। तो यहां पर देखो सिंपल सा रिएक्शन है, CH2Cl AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो ये क्या करता है, AlCl3 फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में देखा था ना, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ थोड़ा सा बॉन्ड बनाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम हैलोजन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दे देता है। तो यहां पर ऐसे करके बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये थोड़ा क्लोरीन जब एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एल्यूमिनियम में हल्का सा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और फिर क्लोरीन क्या करेगा, जो CH2 है ये CH2 से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा धीरे धीरे करके। तो यहां पर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज हल्का सा जनरेट होगा वो CH2 में जनरेट होगा, ठीक है। तो काउंटर बैलेंस हो जाता है, AlCl3 में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, CH2 में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और क्लोरीन यहाँ पर मीडियम बनता है। तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको ऐसा करके छोड़ देगा। तो यहाँ पर AlCl4 माइनस निकल जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को एक प्राइमरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन है यहाँ पर जो कि अनस्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्राइड माइग्रेट करेगा, ठीक है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो ये होने के बाद हम लोगों को एक मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन मिल रहा है, ठीक है। फिर अभी क्या होगा, यहां पर खत्म नहीं होता है, देखो यहां पर हर जगह साइकिल दो साइकिल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, बेंजीन रिंग अटैक करेगा। तो बेंजीन रिंग कैसे करके अटैक करेगा, हम लोगों को पता है OCH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस से डोनेट करेगा, ये यहां पर जाएगा, ये वाला यहां पर आएगा और ये वाला जो है ये वाला बॉन्ड यहां पर जाके अटैक करेगा कार्बोकैटायन को। तो मेरा क्या बना, तो एक यहां पर बनेगा मेरा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का साथ देखो कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है अभी, ये 1 2 3 4 और फिर 5, यहां से स्टार्टिंग हो रहा है और यहां पर एंडिंग हो रहा है। तो बेंजीन के साथ मेरा 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। तो रिंग बना दिया, तो मेरा ये वाला अभी कुछ मुझे ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये वाला है इंट्रामोलिक्यूलर ArAC2 रिएक्शन, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एराइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन ये है। तो ये वाला यहां से हम लोगों को ये वाला मिल जाता है, ठीक है। OCH3 अपना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है रिंग में, फिर जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जाके कार्बोकैटायन में अटैक करता है और हम लोग को एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाता है, मिल जाता है। फिर अभी क्या होगा, यहां से जो हाइड्रोजन एटम है वो निकल जाएगा और ये रीएरोमेटाइज हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, मतलब बेंजीन रिंग फिर से बन जाता है। हम लोग को पता है बेंजीन रिंग क्या है, एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक रिंग का क्या होता है, जो एनर्जी होता है बहुत ही कम होता है, बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल रिंग्स, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था।
तो हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो फाइनली यहाँ पर एरोमेटाइजेशन फिर से हो जाता है और एरोमेटाइजेशन होने के बाद हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखो कौन सा वाला है, यहाँ पर ऑप्शन है नंबर डी। तो डी वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। फिर अभी यहाँ पर आओ, ये वाला जो है मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर बोला है which of the following upon treatment with tertiary butoxide, sodium tertiary butoxide followed by the addition of bromine water fails to decolorize the color of bromine। तो हम लोग को पता है डीकलर मतलब डीकलराइजेशन कैसा होता है, अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तभी वो क्या करेगा, ब्रोमीन को डीकलराइज कर देगा, ठीक है। तो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन वाटर जो है वो डीकलराइज्ड हो जाता है। तो अभी यहां पर देखो इतना सारा दिया है ऑप्शंस, तो अभी इसको सोडियम टर्ट ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्ट करके अगर अनसैचुरेशन यहां पर हम लोग ला सकते हैं तो वो क्या करेगा, ब्रोमीन को डीकलराइज कर देगा, ब्रोमीन वाटर को। तो चलो पहला वाला जो है हम लोगों का ऑप्शन वो देखते हैं। इसको अगर हम लोग ने टर्शियरी ब्यूटोक्साइड दैट इज सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ब्रोमीन को ऐसे करके रिप्लेस कर देगा। ये वाला हो गया। तो यहां पर देखो ये क्या है, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड है, सो इट विल फेल टू डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो सॉरी मेरा गलती हो गया, ये मल्टीपल आंसर नहीं है, सॉरी ये वाला मल्टीपल आंसर नहीं है, मेरे से गलती हो गया ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंगल वाला आंसर ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये रिएक्शन जाने के बाद सैचुरेटेड कंपाउंड दे रहा है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है मेरा ए। तो चलो फिर भी देख लेते हैं बी सी डी, हम लोग को तो सीखना तो है ना, ऐसा छोड़ना तो नहीं है। अगर दूसरा कुछ ऑप्शन आ जाता था बीच में तो क्या होता। तो यहां पर देखो ये क्या है, सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो ये क्या करेगा, ये वाला यहां से ले लेगा, ऐसे करके इसको निकाल देगा। तो यहां से हम लोगों को अनसैचुरेशन मिल जाता है। तो ये हम लोग का अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सिमिलरली बाकी दोनों ट्राई करो, बाकी दोनों ट्राई करने से भी क्या होगा, ये ऐसा जाएगा और ये यहां से ऐसे करके निकल आएगा, और यहां पर भी सिमिलर वे में जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा और ये ऐसे करके निकल आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है ये बहुत ही क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड जो रहता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये है इसका स्ट्रक्चर, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है ये देखो बहुत ही ज्यादा बल्की बेस है, ठीक है, ये बहुत ही बल्की ग्रुप है। तो ये बल्की ग्रुप के कारण ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, बट यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा बढ़ा देगा। तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने से प्रोटॉन ज्यादा जल्दी लेगा, तो इसलिए ये वाला वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या देता है,
वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट देगा। और पहला ऑप्शन में क्या था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, तो ये इसलिए ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दिया। और कोई ऑप्शन भी नहीं था इसमें एलिमिनेशन देने का, क्योंकि इसके पास एडजेसेंट कार्बन नहीं था जो प्रोटॉन बियर कर रहा है। इसमें एडजेसेंट कार्बन नहीं था और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी था, तो इसलिए इसका पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिया, एलिमिनेशन नहीं दिया, क्योंकि इसका पास एलिमिनेशन देने के लिए वैसा स्ट्रक्चर था ही नहीं। तो फिर अभी आओ ये क्वेश्चन नंबर 13 में, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट HBr दिया। अभी यहाँ पर ध्यान रखना 1 इक्विवेलेंट दिया है, मतलब तुम HBr सिर्फ कोई भी एक डबल बॉन्ड में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से वही आ जाता है कि अभी कौन सा वाला डबल बॉन्ड यूज करना है। मार्कोव-निकोव रूल में क्या बोला था, जो अनसैचुरेटेड कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा, ठीक है, वहां पर जाके हाइड्रोजन बैठ जाएगा, तो वो सिर्फ एक अनसैचुरेटेड साइट के लिए बोला था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 अनसैचुरेटेड साइट है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, मतलब कोई भी एक डबल बॉन्ड में सिर्फ यूज हो सकता है 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो कौन सा वाला देगा, तो अभी सेकंड वाला डेफिनेशन में आऊं, क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो हाइड्रोजन है, मतलब प्रोटॉन जो है H+, वो H+ जाके उसी डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देगा। तो यहाँ पर देखो, अगर ये हाइड्रोजन ये वाला डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन मिल जा रहा है, ठीक है। और ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, सिर्फ ये टर्शियरी कार्बोकैटायन नहीं है, ये क्या है, एलाइलिक कार्बोकैटायन भी है। तो टर्शियरी प्लस एलाइलिक कार्बोकैटायन, तो इसलिए ये बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। तो ये जो एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये क्या करता है, ऐसा करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा करके रेजोनेंस जाता है, और ये इसका हो गया दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड है। तो अभी ब्रोमाइड कहां पे जाके अटैक करेगा, मेरे पास 2 कार्बोकैटायन है, हम लोग को पता है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में जाके अटैक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन साइज ज्यादा होने के कारण ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर सकता। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, अभी ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर जाके अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जाके अटैक करने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये वाला है डबल बॉन्ड, यहाँ पर होगा, ये सिर्फ एलाइलिक कार्बोकैटायन जो है, ये एलाइलिक, ये वाला है एलाइलिक प्लस 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ऊपर वाला था एलाइलिक प्लस 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये ब्रोमीन यहाँ पर जाके अटैक नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन कहाँ पे अटैक करेगा, ये एलाइलिक 1 डिग्री कार्बोकैटायन में अटैक करेगा। एलाइलिक कार्बोकैटायन भी स्टेबल होता है, तो इसलिए ये ब्रोमीन यहाँ पर जाके ज्यादा प्रेफर करेगा अटैक करना, और फाइनली हम लोगों को ये प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, वो जो कोटा फैक्ट्री में बोला था कि अगर फिजिक्स में एप्पल ट्री से, मतलब जो गच्छी होता है उससे अगर गिरता है तो कहाँ पे गिरता है, जमीन में गिरता है ना। लेकिन केमिस्ट्री में क्या आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, ठीक है। एप्पल जब गिरता है ना, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, कोटा फैक्ट्री में बोला था ना, तो वही वाला यहाँ पर होता है। तो इसलिए केमिस्ट्री इतना एडवांस सब्जेक्ट नहीं है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, जहाँ पे तुमको एक ही एक्सप्लेनेशन से सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन तुमको डालना पड़ता है अपना ये सब मैच करवाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ऑप्शन नंबर डी, नॉट सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 इक्विवेलेंट HBr देने से हम लोगों को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पहले फॉर्म होता है,
फिर वो क्या होता है, रेजोनेंस में जाता है और जो एलाइलिक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो बनता है। उसके बाद ब्रोमीन यहाँ पर जाके अटैक करता है और हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्यों अटैक नहीं करता है, स्टेरिक रीजंस के वजह से यहाँ पर अटैक नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स मतलब क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये हो गया एनेंटियोमर्स। तो अभी यहाँ पर देखो बीच से एक मिरर टांग दो ऐसा करके, तो यहाँ पर देखो OH OH मिरर है, HH मिरर, यहाँ का हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर, OH OH मिरर, ऊपर का CH3, ये CH3 मिरर, ये CH3, ये CH3 मिरर। तो ऑप्शन है मेरा ए। बाकी सब में ऐसे करके मिरर ड्रॉ कर दो। देखो ये वाला और ये वाला ग्रुप सेम नहीं है, मिरर इमेज नहीं हो रहा है, ऐसे करके ड्रॉ कर दो। ये वाला और ये वाला मिरर इमेज नहीं हो रहा है, इसमें भी ऐसे करके ड्रॉ कर दो। ये वाला और ये वाला मिरर इमेज नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन है मेरा सिर्फ ए। अभी इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय अ कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट दो टू बी कायरल, इट मीन्स दैट द कंपाउंड इज सर्टेनली मेसो, देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, द कंपाउंड में बी रेसिमिक मिक्सचर और द कंपाउंड इज सर्टेनली अ कायरल। तो यहां पर देखो पहले बोल दिया है कि कंपाउंड क्या है, कायरल है। सो द कंपाउंड में भी रेसिमिक मिक्सचर, ये कभी हो नहीं सकता। अगर रेसिमिक मिक्सचर हुआ तो वो कंपाउंड कायरल नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, द कंपाउंड इज सर्टेनली अ कायरल। अगर कायरल होगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर रोटेशन तो होगा ही। और यहां पर क्या बोला है, नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी मेरा इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर आ जाओ, इफ देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्यूशन, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो मेरा ऑप्शन क्या बचा था, कंपाउंड इज सर्टेनली मेसो। और हम लोग को ये पता है कि जो मेसो होता है, मेसो आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। मतलब अगर हम लोगों के पास मेसो आइसोमर है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मेसो आइसोमर मतलब क्या है कि अगर सपोज मेरा एक आइसोमर ऐसा है, ठीक है, सपोज CH3OH H, यहां पर भी OH H CH3, तो यहां पर मेरा दो एसिमेट्रिक सेंटर है। अभी ये दो एसिमेट्रिक सेंटर से मैं क्या करता हूं, मिरर प्लेन ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा मिरर प्लेन है, मतलब ऊपर वाला हाफ इज मिरर इमेज ऑफ सेकंड वाला हाफ। अगर एक ही कंपाउंड में ऊपर वाला, मतलब एक ही कंपाउंड में तुमको अगर मिरर इमेज टाइप रिलेशन मिल जाता है, मतलब तुम इनमें ये दोनों जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, दोनों अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो वो मेसो कंपाउंड हो गया। मतलब अगर तुम एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, मिरर प्लेन ड्रॉ कर सकते हो एक ही कंपाउंड में ऐसा करके, ठीक है, तो वो हो जाता है मेरा मेसो कंपाउंड। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे, तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, तुम इसको ऐसे भी देखो, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज ये हो गया CH3 CH CH CH3, यहाँ पर सपोज है मेरा NH2, यहाँ पर भी है NH2। तो यहाँ पर देखो ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, लेकिन मैं यहाँ से मिरर प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखो CH CH NH2 NH2 फिर CH3 CH3। तो अगर एक कंपाउंड में तुम मिरर प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, वो हो गया तुम्हारा मेसो कंपाउंड। और वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड, वो क्या होता करता है, प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मेसो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता है। फिर यहां पर आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। तो कायरल के लिए क्या होता है, जो कार्बन के साथ ग्रुप्स रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, चार अलग अलग ग्रुप्स रहता है। तो यहां पर देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये सब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो प्रोपानोइक एसिड ड्रॉ करो, सो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड।
चार अलग अलग ग्रुप है, ये कायरल हो गया। फिर क्या है, 2 ब्यूटानॉल, यहां पर भी चार अलग अलग ग्रुप है, ये भी कायरल हो गया। फिर क्या है, 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, अभी यहां पर देखो ये भी कायरल है क्योंकि यहां पर चार अलग अलग ग्रुप से ये वाला जो है, ठीक है, ये दोनों क्या है, कायरल है, कायरल सेंटर। ठीक है, इसमें कौन सा है, ये वाला कायरल सेंटर, और इसमें ये वाला कायरल सेंटर, इसमें ये दोनों कायरल सेंटर। अभी बचा 3 ब्रोमोपेंटेन। तो अभी यहां पर देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इथाइल है और ये वाला साइड में भी इथाइल है, तो दोनों सेम हो गया। तो चार अलग अलग ग्रुप होना चाहिए था कायरल सेंटर के लिए, तो यहां पर क्या है, सिर्फ 3 अलग अलग ग्रुप है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन है डी, दैट इज 3 ब्रोमोपेंटेन। तो ये 3 ब्रोमोपेंटेन इज नॉट कायरल। तो आई होप ये वाला जो सेशन था, ये वाला सेशन में तुम लोगों का क्लियर हो गया थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ये सब को लेके, और कैसे न्यूमेरिकल्स आता है, क्या होता है, और केमिस्ट्री में कितना झोल है ये भी पता चल गया होगा कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, वो एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये रूल चाहिए, वो रूल चाहिए। तो अच्छे से थोड़ा देख लेना बुक्स, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग पूछ सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बोल सकते हो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलो, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा लाइक दे देना थोड़ा बहुत, और ये लंबा हो गया लेक्चर बहुत, तो अभी आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा टाइप न्यूमेरिकल्स या फिर अगर ऐसा टाइप कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो वो तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे।